हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल्स। अब तक अपन ने डिफरेंशियबिलिटी की बेटा डेफिनेशन कर ली थी। ठीक है, डेफिनेशन में क्या बताया था कि लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड ये एग्जिस्ट होनी चाहिए तथा फाइनाइट होनी चाहिए। एग्जिस्टेंस का देखो मीनिंग क्या होता है, आपको बताया था कि एल एच एल जब वहां रियल में बात करते थे तो एल एच एल और आर एच एल दोनों सेम होनी चाहिए। बट यहां जो बात करेंगे भाई किसी भी पथ के अनुदिश जाओ लिमिट का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है देन एग्जिस्ट, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, चलिएगा इसी कंसेप्ट बेस पर अपन आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं कि ये जो फंक्शन है ना ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। कॉन्टिन्यूअस तो ये ऑलवेज है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, जेड बराबर जीरो के अलावा। तो बेटा जब इसका सॉल्यूशन करेंगे वो आप देखिएगा सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है आप लोगों को कि जो एफ जेड का मान है वो मोड जेड स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू क्या रखते हो आप हमेशा, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ऑलवेज यही को यूज करते हो। इसका मीनिंग क्या हो गया, मोड का निकालना जानते हो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। मॉड निकालना बताया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। फाइनली अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, एफ जेड की वैल्यू आ गई। सर ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है ना, बताओ ना पोलिनोमियल है कि नहीं। ये तो सर पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ई की पावर एक्स फंक्शन और साइन कॉस फंक्शन ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो सर यहां से ये बात तो बहुत ही प्यार से कह दी, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये मेरे पास क्या बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पोलिनोमियल था, देन कॉन्टिन्यूअस हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये बात तो बड़े प्यार से कह दी कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अब मुद्दा किसका होता है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करो इसकी। क्या चेक करो, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए बेटा डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा से, बाय डेफिनेशन वी नो दैट, ये जानते हो बेटा, आप क्या जानते हो कि एफ डैश जेड का मीनिंग क्या होता है, लिमिट्स ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। अच्छा, अगर जेड जीरो पर करते हैं तो जेड की जगह जेड जीरो ले लो, लेकिन यहां जनरल पॉइंट पर कर रहा हूं तो जनरल पॉइंट मैंने मान लिया जेड। ठीक है, डेफिनेशन लगा दी। अब क्या करना है, अब इसको वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करनी है। देखो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसे, लिमिट्स ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड, देखो नीचे आ गया डेल्टा जेड माइनस एफ जेड। एफ जेड की वैल्यू कितनी है, मोड जेड स्क्वायर, दिस इज द मोड जेड स्क्वायर। और जेड प्लस डेल्टा जेड का मतलब क्या, जेड की जगह जेड प्लस डेल्टा जेड, तो कितना हो जाएगा ये, मोड में जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, जेड रख दिया तो एफ जेड स्क्वायर, और इसमें जेड की जगह जेड प्लस डेल्टा जेड ले लो तो जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आ गई। आगे देखिएगा इसकी कैलकुलेशन, उतार लेना आप आराम से, है ना। चलिए अच्छा, अगले स्टेप में देखो, दैट इंप्लाइज लिमिट्स ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। इसको आपको बताया था जब भी मोड जेड आता है तो जेड प्लस डेल्टा जेड लिखा जाता है। तो मोड जेड इसका कैसे लिखेंगे बेटा, जेड प्लस डेल्टा जेड और जेड प्लस डेल्टा जेड का बार। आप लोगों को पता है ये कंसेप्ट, जब भी मोड का स्क्वायर आ जाए बेस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी जेड जेड बार लिखो। क्या लिखो, जेड जेड बार।
और मोड जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फिर से वही जेड जेड बार। नीचे कौन बैठा है बेटा, डेल्टा जेड। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अगले स्टेप में देखो, लिमिट्स ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, नीचे कौन आएगा, डेल्टा जेड। ये जेड प्लस डेल्टा जेड एज इट इज, इसको देखो बार अलग अलग हो जाता है, बताया था प्लस में जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार, माइनस में जेड जेड बार। नियम पता है किससे, जोड़ बाकी गुणा और भाग सब में बार अलग अलग हो जाता है, तो मैंने अलग अलग कर दिया। अब क्या करना है देखो आप लोग, अब देखो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। लिमिट्स ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, नीचे डेल्टा जेड, देखो जेड बार को गुणा करो जेड से तो जेड जेड बार, इसको गुणा करो इससे तो डेल्टा जेड इंटू, ऐसे लिख लो, जेड बार को इससे गुणा किया तो जेड बार इंटू डेल्टा जेड, फिर डेल्टा जेड बार को गुणा करो जेड इंटू डेल्टा जेड बार, फिर इसको इससे गुणा करो डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार, और माइनस में कौन है ये, जेड जेड बार। कुछ कटा, जेड जेड बार से ये क्रॉस हो गया, ये क्या हो गया बेटा, क्रॉस हो गया। आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूं मैं इसे नीचे। अब देखिएगा यहां तक आ गए अपन, अब मैं डेल्टा जेड का भाग देता हूं इसमें तो ये जेड बार बच जाएगा, डेल्टा जेड का भाग दिया इसमें तो डेल्टा जेड बार बच जाएगा, और जब इधर भाग दिया तो इसके नीचे आ जाएगा, अलग अलग कर दो। मतलब लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, इसमें भाग दिया जेड बार, इस वाले में भाग दिया तो डेल्टा जेड कट जाएगा, डेल्टा जेड बार, प्लस में जब इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया तो जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। और बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई, दिट्स गिविंग नंबर 1। ठीक है, दोबारा सुनो, करना क्या है, मुझे डिफरेंशियलिटी चेक करनी है तो मैंने डेफिनेशन लगा दी, डेफिनेशन लगा दी, कैलकुलेट कर लिया डेफिनेशन, ये आ गई। अब एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, सर किसी भी पथ के अनुदिश जाओ लिमिट का मान क्या आना चाहिए, सेम। अगर सेम आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है, सेम नहीं आ रहा तो डिफरेंशिएबल नहीं है। दोबारा सुनो, डिफरेंशियलिटी का मतलब क्या है, एग्जिस्ट का मतलब, एग्जिस्टेंस का मतलब ये लिमिट सर एग्जिस्ट होगी। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी पथ के अनुदिश जाओ लिमिट का मान क्या आना चाहिए, सेम। सेम आ रहा है देन है एग्जिस्ट, नहीं आ रहा तो एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। बढ़ जाऊं आगे तो देखो, अब हम निम्न दो पथों के अनुदिश गमन करते हैं। दो पथों के अनुदिश गमन करते हैं। केस नंबर 1, दो पथों के अनुदिश गमन करूंगा मैं। देखो पहला केस क्या ले रहा हूं, जब डेल्टा जेड शून्य की ओर y अक्ष के समांतर गमन करे, y अक्ष के समांतर गमन करे, इंग्लिश में बोलते हैं नाउ वी मूविंग फॉलोइंग टू पाथ। केस नंबर 1, when delta z moving parallel to y axis, when delta z moving to 0 parallel to y axis। क्या कहना चाहते हो सर, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
ठीक है कि नहीं है। और ये सर कोई पॉइंट हो गया जेड, और ये कोई दूसरा पॉइंट हो गया जेड प्लस डेल्टा जेड। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये दूरी होगी बेटा डेल्टा जेड। ये जेड है, ये जेड प्लस डेल्टा जेड है, तो दूरी कितनी होगी डेल्टा जेड। अच्छा, उल्टा ले लिया, वाई एक्स के पैरेलल चलाना है। थोड़ा सा चित्र में कोई दिक्कत नहीं है, आप बस थोड़ा सा समझें। ये सर ये पॉइंट कौन सा है, जेड है। इधर पॉइंट कितना हो गया, जेड प्लस डेल्टा जेड हो गया, और ये मेरे पास इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों के ये जेड है, ये जेड प्लस डेल्टा जेड है, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, डेल्टा जेड। अब देखो, जब डेल्टा जेड किसकी ओर बढ़ रहा है, वाई एक्स के पैरेलल। अरे यार, वाई एक्स के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसे। पहला ही केस सही है, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो इसमें क्या है कि वाई एक्सिस के पैरेलल, पहले जैसे मान लीजिए ये जेड है बेटा, दूसरा पॉइंट कौन सा है, जेड प्लस डेल्टा जेड है, और ये बढ़ रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल। बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा जेड। अब ये पॉइंट इसके अंदर जा रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल जेड की ओर। किसके पैरेलल जा रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो बताओ वाई एक्सिस के पैरेलल जब जा रहा है तो क्या चीज यहां पर कांस्टेंट रहेगी, एक्स का मान कांस्टेंट रहेगा। जब वाई एक्सिस के पैरेलल चला तो किसका मान कांस्टेंट रहा, हमेशा एक्स का मान, ये फिक्स रहा ना एक्स का मान। तो मैं बोलूंगा जब वाई एक्सिस के पैरेलल जाता है तो एक्स का मान कितना होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब वाई एक्सिस के पैरेलल जाता है तो एक्स का मान कांस्टेंट, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है तो बताओ किसका मान कांस्टेंट रहता, वाई का। बस खत्म कहानी, सीधा सा सिंपल सा बात है। पहला ले रहे हो आप वाई एक्सिस के पैरेलल, सेकंड ले रहे हो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो देखो क्या सीन बनेगा, एक्स कांस्टेंट है, इसका मीनिंग डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब एक्स वाई कांस्टेंट है तो परिवर्तन कितना हो गया, जीरो। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई जीरो। अच्छा, अब आप बताइए जेड का मान कितना होता है, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां से डेल्टा जेड का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा लगा दीजिए। अब डेल्टा एक्स का मान जीरो है, इसका मतलब डेल्टा जेड का मान कितना आ जाएगा, आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कहानी है ये तो। और देखो आगे, अच्छा अब दूसरी कहानी देखना, अगर डेल्टा जेड आयोटा डेल्टा वाई है तो डेल्टा जेड का बार कितना हो जाएगा बेटा, आयोटा का चिन्ह पड़ोस में चिन्ह बदल दो, तो आयोटा का चिन्ह बदल दो, माइनस आयोटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आयोटा डेल्टा वाई। ये कौन आ गया, डेल्टा जेड बार आ गया। बार में बताया था ना, इसका बार लगाना मतलब आयोटा के कोफिशिएंट का चिन्ह बदल दो, तो बदल दिया, माइनस कर दिया बस। अच्छा सर, अपन को चाहिए डेल्टा जेड बार अपॉन जेड। नाउ डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड चाहिए मुझे। डेल्टा जेड बार का मान कितना, माइनस में आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड का मान कितना है, आयोटा डेल्टा वाई। ये कट जाएंगे, आंसर कितना बचेगा, -1। इतना सेम तो बहुत सिंपल है। आगे क्या करोगे सर, ये वैल्यू आ गई। अब देखो, चूंकि डेल्टा जेड किसकी ओर बढ़ रहा है, जीरो की ओर, डेल्टा जेड किसकी ओर बढ़ रहा है, जीरो की ओर, और डेल्टा जेड किसके बराबर है, आयोटा डेल्टा वाई के। इसलिए क्या बोल सकते हो आप कि आयोटा डेल्टा वाई किसकी ओर बढ़ रहा है, जीरो की ओर बढ़ रहा है। आयोटा डेल्टा वाई जीरो की ओर बढ़ रहा है, इसलिए आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट तो जीरो की ओर बढ़ेगा नहीं, तो कौन जीरो की ओर बढ़ेगा, डेल्टा वाई जीरो की ओर बढ़ेगा। अब डेल्टा वाई जीरो की ओर बढ़ रहा है तो यहां जीरो रखा, तो डेल्टा जेड वार किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर। इसीलिए आप क्या बोल सकते हो कि डेल्टा जेड वार ये मूव करेगा जीरो की ओर। अब यहां से लेके इन सब बातों का उपयोग किसमें कर लो, वन में। और ये मैं इसके बाद यहां से लिख रहा हूं, ठीक है कि नहीं, ये साइड में जगह नहीं है। इनका उपयोग वन में करने पर कर दीजिए, वन में उपयोग। तो देखो एफ डैश जेड का मान कितना आ जाएगा बेटा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू, लिमिट रखो। क्या इसमें डेल्टा जेड है क्या, नहीं है,
तो डेल्टा जेड नहीं है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सब ऐसे ही बैठा रहेगा, जेड बार बैठ गया प्लस में डेल्टा जेड बार किसकी ओर बढ़ रहा है, जीरो की ओर, तो इसका मान सर जीरो आ जाएगा। जेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा जेड पर लिमिट है, और डेल्टा जेड बार अपन डेल्टा जेड का मान निकाल लियो, आप कितना निकाले हो -1, तो यहां पर क्या रख दो -1, सेट है काम। थोड़ा तमीज से लिख दो इसे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड बार माइनस जेड, और इसे नंबर दे दो अपनी तरफ से 2 नंबर। बहुत ही सिंपल खेल जो अपन ने कर लिया। पहला वाई एक्सिस के साथ पैरेलल आ रहा था तो एक्स का मान कांस्टेंट हो गया, डेल्टा एक्स 0 हो गया, तो डेल्टा जेड का मान ये आ गया, डेल्टा जेड बार ऐसे निकल गया, भाग दे दिया, -1 आ गया। अब ये थोड़ा टेंडिंग टू वाले कंसेप्ट आ गए, इससे निकल आया 1, तो मतलब जो इस पथ पे जा रहे थे तो लिमिट का मान ये आया। अब सेकंड पथ चूज करो, और सेकंड पथ कैसे चूज करेंगे, मैं इसी में कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसी के अंदर कर रहा हूं। आप इसके बाद 2 नंबर के बाद ये लिखें केस नंबर सेकंड, क्या लिखें, केस नंबर सेकंड। जब डेल्टा जेड 0 की ओर, वाई अक्ष नहीं एक्स अक्ष के समांतर गमन करे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आए, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है तो कौन कांस्टेंट हो जाता है, वाई का मान सर कांस्टेंट हो जाता है, और जब वाई का मान कांस्टेंट हो जाता है तो डेल्टा वाई का मान कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, वाई कांस्टेंट देन डेल्टा वाई 0। अब जेड किसके बराबर होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर, तो डेल्टा जेड किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई के बराबर। परंतु यहां पर डेल्टा वाई 0 है, तो डेल्टा वाई 0 हुआ तो किसके बराबर आ गया ये बेटा, ये आ गया डेल्टा एक्स के बराबर आ गया। ठीक है कि नहीं है। अब इसे मिटा दो मैं, ठीक है ना, अब इसे क्या कर देता हूं मैं, मिटा देता हूं, क्योंकि बात है सब सेम आने वाली है। अब देखो डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, अब डेल्टा जेड का बार कैसे निकालोगे, यहां से आयोटा का चिन्ह बदल दो, सर आयोटा है ही नहीं है, और रियल का बार बताया था रियल ही होता है, बताया था, अरे 0 आयोटा लिख लो इसे, तो चिन्ह बदलोगे तो -0 आयोटा हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगी चीजें, तो डेल्टा एक्स ही बचेगा। वैसे ही बताया था, आपसे कोई पूछे 2 का बार क्या होगा 2, तो रियल नंबर का बार रियल ही होता है, तो डेल्टा एक्स रियल है तो उसका मान रियल ही हो गया। भाग दे दीजिए सर, क्या चाहिए आपको, डेल्टा जेड बार में डेल्टा जेड का भाग दे दीजिए, डेल्टा जेड बार सर डेल्टा एक्स के बराबर है, डेल्टा जेड भी एक्स के बराबर है, कट जाएंगे, कितना बचेगा 1, क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा। अच्छा 1 बच गया। फिर से देखो, चूंकि डेल्टा जेड किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर, देखो ना, अब डेल्टा जेड 0 की ओर जा रहा है, लेकिन डेल्टा जेड तो सर डेल्टा एक्स के बराबर है, इसलिए आप क्या बोलोगे, डेल्टा एक्स 0 की ओर जा रहा है, और सर डेल्टा एक्स तो डेल्टा जेड बार के बराबर है, इसलिए आप क्या बोलोगे कि डेल्टा जेड बार सर 0 की ओर जा रहा है। फिर क्या कहोगे, इनका उपयोग एक में करने पर कर दीजिए। देखो एफ डैश जेड लिमिट हटा दूं, देखो है ना, अब मैं एक में कर रहा हूं, अब आप समझ जाइए। देखो क्या होगा, लिमिट तो हटी जाएगी क्योंकि लिमिट तो लगाई थी, जेड बार एज इट इज रहेगा, डेल्टा जेड बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बट डेल्टा जेड बार अपन डेल्टा जेड का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस वैल्यू इज -1 नहीं +1। सो फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, मैं हटा देता हूं मैं आप पूरा, देखिएगा, दैट इंप्लाइज एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड बार प्लस जेड, ये नंबर हो गया 3। अब जरा नजर मारो 2 व 3 पर, 2 अलग अलग पथों के अनुदिश गए तो दोनों पर लिमिट का मान सेम मिला या अलग अलग, अलग हो गया, मिलना क्या चाहिए था सेम, तो जब सर सेम नहीं मिल रहा इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही,
और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या लिखना चाहिए आप लोगों को? ये लिखना चाहिए, देखो मैं बोल देता हूं, यहां भिन्न भिन्न दो पथों के अनुदिश जाने पर एफ डैश जेड का मान अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, अर्थात एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। और अगर एग्जिस्ट नहीं है तब एफ जेड अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है, यही प्रूव करना था कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी सर। और जब एग्जिस्ट कब करती? जब सेम आते, सेम आ ही नहीं रही है, सेम नहीं आ रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूव्ड हो गया। अब बात आती है एट जेड बराबर 0। किसकी बात कर रहे हो सर? जेड बराबर 0 पर। 0 पर चेक कर लो सर सेम आ रही है कि नहीं। 0 पर देखो, ये 0 ये 0, 0 का बार 0 तो एफ डैश जेड बराबर 0। इधर देखो 0 माइनस 0 0, तो एफ 0 पर तो दोनों लिमिट सेम आ रही है, परंतु जेड बराबर 0 पर लिमिट समान हो रही हैं, लिमिट समान हो रही हैं, तथा अच्छा एफ जेड का मान था क्या? मोड जेड का स्क्वायर, और 0 रख दो तो 0 का स्क्वायर। तो एफ 0 का मान कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट फलन हमेशा क्या होता है? अवकलनीय भी होता है और संतत भी होता है। जो कि अवकलनीय है, जो कि डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, खत्म, हेंस प्रूफ। सीखे आप? क्या सीखे? ये सीखे सर कि लिमिट विद्यमान कब नहीं होती? जब समान नहीं आए। समान नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन 0 पर सेम आ गई और इसका मान 0, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। तो ये थ्योरम एग्जाम्पल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो इसे आप उतारिए, एक छोटी सी थ्योरम है, उसे और करते हैं अपन, ठीक है। देखिएगा, 1 मिनट रुके बस आप। यस प्लीज बेटा। तो कल जो अभी मैं आपको बताऊं, जो अब अपन थ्योरम करने वाले हैं वो अपन ने रियल एनालिसिस में भी करी थी, और जिन बच्चों ने रियल पढ़ी है वहां वो थ्योरम याद भी करेंगे, हाँ भाई सेम पैटर्न था। तो करने क्या वाला हूं, देखो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रमेय है, ठीक है कि नहीं है, इंपोर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है? सिद्ध करो कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु विलोम सत्य नहीं है, परंतु प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता। अवकलनीय नहीं होता। तो जो डिफरेंशिएबल है वो तो संतत होता है, वह संतत डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये थ्योरम अपन ने रियल में भी करी थी, सेम थ्योरम थी कि जो डिफरेंशिएबल है वो तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। आप रियल में भी सेम करी थी। प्रूफ देखिएगा इसका,
पहले मान लो लेट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लग जाएगी, दैट इंप्लाइज एफ डैश जेड का जो मान होगा ना सर, अगर डिफरेंशिएबल है, लिमिट्स ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, ये जेड जीरो पर खैया कि नहीं है, जेड जीरो पर एग्जिस्ट भी होगा और प्लस में आप बोलोगे फाइनाइट भी होगा। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन होल्ड करेगा, तो डेफिनेशन होल्ड करा दी तो ये लिमिट एग्जिस्ट भी होगी और फाइनाइट भी होगी क्योंकि डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अब मुझे प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव दैट, वी वांट टू प्रूव दैट, हम सिद्ध करना चाहते हैं, प्रूव दैट एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट जेड जीरो। कहां पर कॉन्टिन्यूअस है? जेड जीरो पर। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस के लिए इतनी बात प्रूव कर दूं मैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है बताई थी ना, ये डेफिनेशन अथवा में लिखाई थी, किसके बराबर हो जाए? फंक्शनल वैल्यू के। अगर आपने ये प्रूव कर दिया इसका मतलब आप कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर गए। लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर प्रूव कर दो? फंक्शनल वैल्यू के बराबर। तो ये बात लेके चलो, इसको इधर लेके चलो और बराबर में जीरो प्रूव कर दो। तो मैंने खुद से टेक कर लिया, टेक कर लिया खुद से। क्या टेक कर लिया बेटा? लिमिट्स ऑफ जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। अब मैं इसका मान किसके बराबर ले आऊंगा? जीरो के बराबर, तो बराबर एफ जेड जीरो हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या करने वाला हूं, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं क्या? जरा सोच के बताना। लिमिट्स ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। बोलो सही लिखा है कि नहीं? बिल्कुल सही लिखा है। पहले लिमिट इस पे लगेगी तो ये आ जाएगा, दूसरी लिमिट इस पे लगेगी, लेकिन सर ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट पर लिमिट लगाने का मतलब ही नहीं होगा, तो इस पर लिमिट जब लगेगी तो हट जाएगी। अरे सर क्या कहना चाहते हो? देख ऐसा कहना चाहता हूं, जैसे मान ले जेड जीरो बराबर है तेरे पास वन प्लस आयोटा। क्या है तेरे पास? वन प्लस आयोटा। और एफ जेड का मान कितना है तेरे पास? जेड स्क्वायर। तो जेड की जगह वन प्लस जेड जीरो पुट किया, मतलब वन प्लस आयोटा पुट किया, मतलब वन प्लस आयोटा का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया ना, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर जेड प्लस आयोटा। तो ये वन हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस टू आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर एक कट गया, कितना आ गया? टू आयोटा। है तो कांस्टेंट ही, इसमें जेड थोड़ी बचेगी। तो एफ जेड में अगर जेड की जगह कुछ पुट कर दोगे तो कांस्टेंट ही तो मिलेगा। जैसे जेड जीरो की जेड की जगह मैंने वन प्लस आयोटा पुट कर लिया तो क्या मिला? कांस्टेंट ही मिला ना। और जब कांस्टेंट मिला तो कांस्टेंट पर लिमिट क्या ही लगेगी? लगेगी नहीं लिमिट। यार ये बताया था आपको, रियल में भी तो बताया था यार। अब देखो क्या करना है, एक काम कर दिया, लिमिट्स ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, इसे तो सेम लिखा और जेड माइनस जेड जीरो से भाग दे दिया और जेड माइनस जेड जीरो से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत ही नहीं है, जेड माइनस जेड जीरो से भाग कर दिया, जेड माइनस जेड जीरो से गुणा कर दिया। अगले स्टेप में लिमिट का फंडा है कि गुणा में लिमिट अलग अलग हो जाती है, तो अलग अलग कर दो। तो लिमिट्स ऑफ जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, नीचे कौन बचा? जेड माइनस जेड जीरो, ये आ गया। एक लिमिट अलग होगी, इनटू लिमिट्स ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो, दिस इज जेड माइनस जेड जीरो। अब देखो ऊपर, देखो ऊपर, ऊपर करते हैं बाकी की कैलकुलेशन, है ना। ऊपर देखो, मिटाता हूं ना मैं इसे। अब देखो बेटा, इसकी लास्ट एंड फाइनल कैलकुलेशन देखिएगा आप लोग। अब क्या होगा सर, इसका मान तो जीरो क्या है ये, अगले स्टेप में देखो, दैट इंप्लाइज लिमिट्स ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, ये तो एलएचएस हो गया।
आरएचएस में क्या आ रहा है सर, ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है इसकी, बताया था ना फाइनाइट वैल्यू। देखो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू के बराबर है। कहां से लिखा आपने, यहां से लिखा, देखो एग्जिस्टेंट फाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है फाइनाइट, तो सर ये तो फाइनाइट होगी। और जब इसमें जेड की जगह जेड जीरो रखा आपने, तो जेड जीरो माइनस जेड जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, इंटू कौन आ जाएगा, जीरो। जीरो किसी फाइनाइट संख्या से गुणा होके क्या देता है, जीरो। इनफाइनाइट होता तो दर्द पैदा करता, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती, लेकिन फाइनाइट है तो जीरो हो गया। तो क्या प्रूव कर गए आप, सर मैं प्रूव कर गया लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो। एफ जेड जीरो को उधर पहुंचा दो, तो लिमिट्स ऑफ जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो। इसका मतलब सर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी, और जब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल के बराबर हो जाती है, डेट इंप्लाइज जो फंक्शन है सर एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस हो गया एट जेड इक्वल टू जेड जीरो। बहुत ही सिंपल थ्योरम, डिफरेंशिएबल था, कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कन्वर्स ट्रू है, आप बोलोगे नहीं है ट्रू, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो ऐसे लिखेंगे उसे, कैसे लिखेंगे मैं समझाता हूँ, है ना। उतार लेना यार आप लोग, पुश कर देना ना, रोक देना इसे। अब बात आती है कि सर विलोम का क्या करोगे, कि भाई डिफरेंशिएबल तो कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया, बट कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं, तो उसके लिए क्या लिखोगे, विलोमता। इंग्लिश में क्या बोलते हो, कन्वर्सली, विलोमतः कन्वर्सली। क्या लिखोगे, विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है, ऐसा हम निम्न उदाहरण से समझेंगे, निम्न उदाहरण से समझेंगे। कन्वर्स ऑफ द वो थ्योरम इज नीड नॉट बी ट्रू, वी डिस्कस बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। अब एग्जांपल पता है कौन सा दोगे, सोचो जरा कौन सा दोगे। अरे लास्ट वाला एग्जांपल जो अभी किया है अपन ने, इसी वीडियो में किया है ना, कि मोड जेड सर कॉन्टिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं था, बस यही तो प्रूव करना था। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया, बट कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होता। ऐसा एग्जांपल दो जो कॉन्टिन्यूअस हो बट डिफरेंशिएबल ना हो। पिछला वाला एग्जांपल वो सर कॉन्टिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं था, तो उस एग्जाम को आप उस एग्जांपल को पूरा एग्जाम के अंदर उतार के आना है, एग्जांपल उतार दो, ठीक है, पूरा एग्जांपल उतार देना यहाँ पर, और इस तरीके से ये थ्योरम क्या हो जाएगी, कंप्लीट। देखो कॉम्प्लेक्स अपने रिगम में चल रही है, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है मुझे अपलोड करने में लेक्चर्स, बट आप आगे इन फ्यूचर श्योर रहें, आपको प्रॉपरली टाइम से लेक्चर्स मिल जाएंगे। सिलेबस की गारंटी अपनी टाइम से सिलेबस मैं करा के दूंगा आपको, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच।